चलो, तो कल हमने कंडीशन एंड वारंटीज देखा था, कंडीशन एंड वारंटीज। तो उसमें याद है क्या, अब अगर क्विकली देखते हो तो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड देखा था। एक्सप्रेस मतलब क्या, डिसाइडेड बाय पार्टीज, और इम्प्लाइड मतलब क्या, ओके मतलब क्या, गिवन बाय लॉ। इम्प्लाइड कब एप्लीकेबल होता है, इम्प्लाइड मतलब लॉ ने जो दिया है वो कंडीशन एंड वारंटीज कब एप्लीकेबल होते हैं, ओनली इफ नॉट डिसाइडेड बाय पार्टीज। एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज ना हो तो इम्प्लाइड एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, पावरफुल कौन सा है, एक्सप्रेस से इम्प्लाइड, एक्सप्रेस। आपको अगर इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी चेंज करने हो, कर सकते हो क्या, यस कैसे, बाय एक्सप्रेसिंग इट। डिसाइड कर लो आपस में। क्या हम कंडीशन को वारंटी समझ सकते हैं जनरली, यस। वारंटी को कंडीशन नहीं, कंडीशन को वारंटी समझते हैं। इसका मतलब क्या, कंडीशन में दो ऑप्शन है, कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है तो कैंसिलेशन प्लस डैमेजेस, और वारंटी में सिर्फ डैमेजेस। तो कंडीशन को वारंटी समझना, इसका मतलब क्या, कैंसिलेशन ना लेते हुए सिर्फ डैमेजेस लेना, जो वारंटी में किया जाता है। ऐसा कब कब होता है कि कंडीशन को हम वारंटी समझ सकते हैं। पहला, अगर बायर खुद सिलेक्ट करता है कि कंडीशन को वारंटी समझना है, सो ही इलेक्ट और डिसाइड्स टू ट्रीट कंडीशन एज एन वारंटी। दूसरा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवेबल, मतलब सेपरेट नहीं हो सकता, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड। एंड तीसरा था, इम्पॉसिबल बन गया कंडीशन फुलफिल करना, तो उस केस में भी कंडीशन को वारंटी समझा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा था, ठीक है, कि इंप्लाइड कंडीशन कौन सी हो, एक्सप्रेस तो पार्टीज डिसाइड करेंगे। इंप्लाइड कौन कौन से, कंडीशन में कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप, किसके पास होनी चाहिए, सेलर। दूसरा क्या था, कंडीशन एज टू टाइटल के बाद में क्या, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स कैसे होने चाहिए, इट शुड मैच विथ डिस्क्रिप्शन। बल्क जो आपको मिला, जो गुड्स मिले वो किसके साथ मैच होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्या था, सैंपल। चौथा क्या था, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों से मैच होना चाहिए। उसके आगे क्या था, कंडीशन, उससे पहले भी कुछ था, होलसमनेस लास्ट था, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होने के लिए भी कुछ कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे, याद है ना, 3 कंडीशन लिख के दिए थे मैंने, कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस तभी एप्लीकेबल है जब पहला क्या, बाय इन्फॉर्म सेलर अबाउट हिज नीड और रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या था, बाय परचेस सेम गुड्स एज सजेस्टेड बाय सेलर। और तीसरा क्या था, सेलर ऑर्डिनरी बीन डीलिंग इन दोज गुड्स। तो वहां पे कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस एप्लीकेबल हो जाती है, अदरवाइज कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। उसके आगे क्या पढ़ा था, कंडीशन मर्केंटेबिलिटी, मतलब क्या, बेसिक पर्पस सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन वहां पे क्या था, होलसमनेस, मतलब ईटेबल प्रोडक्ट्स ईटेबल होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो उसके बाद में आगे पढ़ा था, वारंटीज में पढ़ा था। वारंटी में क्या क्या पढ़ा था, वारंटी में क्या अनडिस्टर्ब पोजीशन या क्विट पोजीशन, याद है। उसके बाद में नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, मतलब कोई मॉर्गेज, कोई चार्ज, कोई भी वहां पे कहे कि उसके ऊपर लोन लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बता के बेचते हो तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्या था, हाँ, क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फिटनेस अनेक्स्ट विथ यूसेज ऑफ ट्रेड, ये पढ़ा था। एंड लास्ट वन क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। बराबर, याद आया सभी जो जो पढ़ा था, ठीक है। ओनरशिप का भी सब कुछ याद है, ठीक है। हु कैन ट्रांसफर ओनरशिप, ओनली ओनर, ओके। तो उस केस में नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। ओनरशिप ट्रांसफर के लिए करने के लिए भी हमने क्या क्या पढ़ा, फ्यूचर गुड्स है, पहले क्या होंगे वो एग्जिस्टिंग, ठीक है। बाद में वो अनसर्टेन है तो अप्रोप्रिएशन होगा। अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, मतलब सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर, बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर, तो ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था, असर्टेन हो जाएंगे, और अगर पहले से ही सिलेक्टेड हो तो स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस टू बायर। रिस्क कब ट्रांसफर होती है, ओनरशिप के साथ। ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है जहां पे रिस्क ओनरशिप के साथ ट्रांसफर नहीं होती है, निग्लिजेंस, याद है क्या, और क्या था, हाँ, निग्लिजेंस था, और क्या था, एग्रीमेंट में डिसाइड किया है, बेली की ड्यूटीज फॉलो नहीं की, ये हमने बेसिकली पढ़ा था। ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे ओनर छोड़ के बाकी लोग भी गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। आगे मर्केंटाइल एजेंट, बस, ओके। पर्सन हैविंग पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास पोजीशन है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, ओके। उसके बाद में क्या था, सेलर हैविंग पोजीशन आफ्टर सेल, बायर हैविंग पोजीशन बिफोर सेल,
मतलब सेल होने से पहले बायर के पास गुड्स थे, वही गुड्स जो बेचने वाले थे और उसने बेच दिए, तो भी सामने वाले पर्सन को पोजीशन या ओनरशिप मिल सकती है। और क्या था? जॉइंट ओनर। ओके, उनमें से किसी एक ने सेल किया तो। और कुछ था? हाँ, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, मतलब सेलर को पता है कि अपने गुड्स, ओनर को पता है कि अपने गुड्स कोई सेल कर रहा है, तो उसने इमीडिएटली ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बट इफ ही फेल्स टू टेक ऑब्जेक्शन, तो बाद में वो ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, वो मना नहीं कर सकता कि ये मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी। ठीक है, उसके बाद में ऑफिशियल लिक्विडेटर, अनपेड सॉरी फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। ठीक है, तो ये तो उसमें है ही, ये भी हमने पढ़ा था, समझ में आ गया। गुड्स मतलब क्या पढ़ा, बाद में फ्यूचर गुड्स मतलब क्या पढ़ा, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या पढ़ा, तो ये सभी चीजें हमने पढ़ ली थी। क्लियर? ओके, एक चैप्टर वहां पे क्या करना आपको समझ में तो आ गया। ओके, मतलब एक बार करके हो गया ऐसा नहीं करना है। जब आप इसे 3 बार 4 बार पढ़ते हो तब जाके आप वो लिखने के काबिल बनते हो। एक सिंपल बात है। ठीक है, आप सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, समझ में आया, ठीक है, बट वो सेंटेंस क्या बोलते हैं उसे, कि उसका स्ट्रक्चर या मतलब क्या, कैसे लिखना है वो समझने के लिए जब आप 3 बार पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। जस्ट ट्राई कर लेना। हम क्या सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया, समझ में आया, हम लिख लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो एटलीस्ट आपने उसे क्या करना चाहिए, 3 बार 4 बार तो कंप्लीट करना चाहिए। और आप देखो, मुझे लगता है कि जितना हो चुका है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ने बैठते हो, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में आप पढ़ सकते हो पूरा। समझ में आ गया हो? ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं। ओके, पढ़ते जाना है, समझ में आते जाएगा। ट्राई किया किसी ने अभी तक का जो 3 यूनिट्स हो गए ना उसमें? ठीक है, किसी ने ट्राई किया 3 यूनिट्स पढ़ना एक साथ? कितना टाइम एक साथ किया ना? कितना टाइम लगा टोटल, कुछ देखा क्या? हाँ, 1-1.5 घंटा। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे थे? सिंगल सिंगल किया है तो कितना टाइम? 1 घंटा सिंगल के लिए, मतलब एक के लिए। ठीक है, मतलब पवन, ठीक है, उसने भी किया है। ओके, मतलब यूनिटी के लिए ऑब्वियसली शायद से उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सुनते हो ना वो? ओके, हाँ, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पे क्या है कि 1.5 घंटे में आपके तीनों यूनिट्स हो सकते हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 घंटे में पॉसिबल है। ध्यान दो। ओके, क्या आप एक चैप्टर के लिए, बड़ा चैप्टर है ना, वैसे छोटा भी नहीं है, ओके, क्या आप 6 घंटे नहीं दे सकते? दे सकते हो ना? ओके, तो 3 बार करो, 3 बार पढ़ो। थर्ड टाइम आपको ऐसा होगा कि सभी चीज़ें पढ़ते वक्त ही याद आ जाएगी कि हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। ठीक है, और वो एग्जाम के टाइम पे आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके, मैं साथ में वही कर रहा हूँ कि मैं साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप पढ़ लो, ऐसा नहीं, हम साथ में पढ़ भी रहे, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और बुक से पढ़ भी रहे। क्लियर? मतलब 2 बार चीज़ें हो रही, एक्सप्लेन करते वक्त और पढ़ते वक्त। वैसे ही आप और 3 बार कर लो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आगे अभी एक बात बचता है, यूनिट 4, अनपेड सेलर। सो हु इज अनपेड सेलर? अनपेड सेलर मतलब क्या? जिसको पैसे, मतलब गुड्स बेचे लेकिन पैसे नहीं मिले। गुड्स बेचे है, देखो गुड्स बेचना और पोजीशन देना, इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? या ऐसा होता है क्या गुड्स बेचते वक्त ही पोजीशन देना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त ही पोजीशन देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो याद रखना, ओनरशिप एंड पोजीशन ये दोनों चीजें अलग है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स रेडी है उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पोजीशन बाद में ट्रांसफर होता है, या साथ में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कभी भी याद रखना कि अपने दिमाग में क्या आता है, सेल हो गया मतलब गुड्स बाय के पास है, ये अपने दिमाग में नॉर्मली आता है। बट यहां पे एक बात याद रखना कि सेल हो गया तो उसी दिन बाय के पास गुड्स जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, याद रहेगा? ठीक है, और एक बात, और कुछ स्टूडेंट्स नहीं हो, ठीक है, उनको एक बात बोल देना कि आज लॉ ज्यादा टाइम के लिए चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में सेल ऑफ गुड सॉरी पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम के लिए चलने वाला है। जो मतलब लेटेस्ट से, जैसा कि मैंने देखा है कि लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है कि नहीं लॉ करना है, थ्योरी है, घर पे बैठ के होता नहीं है। ठीक है, तो बाद में आने वाले तो उनको ये बोल देना कि नहीं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 घंटे के लिए क्यों जाना है, समझ में आ गया ना? मतलब बाद में मैथ्स नहीं है तो 1 घंटे के लिए क्यों जाना है, तो उनको ये बोलना कि अभी ये लॉ स्टार्ट हो गया ना तो बहुत देर तक चलने वाला है। ठीक है, आप दिमाग में पकड़ के चलना कि 6:30 to 7 दिमाग में पकड़ के चलना। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो एक साथ हेवी नहीं होता है। पार्टनरशिप का मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यूसली लिया जाए तो हेवी लगता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप अगर कंटिन्यूसली लिया जाए तो हेवी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ बातें आपको पता भी है। ओके, और वो जनरल टर्म्स के ऊपर पार्टनरशिप है। समझ में आ गया?
ठीक है, बट इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली, लॉ का ही पार्ट है, उसमें बहुत से पॉइंट्स वहां पे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान देना। अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर मतलब कौन, जिसने गुड्स सेल किए बट पैसे नहीं मिले। तो यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल मतलब क्या, दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से प्रोमिसेस होती है ना कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों साइड से क्या होता है, एक गुड्स देगा दूसरा पैसे देगा, एक गुड्स देगा दूसरा पैसे देगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, डीम्ड टू बी अनपेड। अनपेड कब कहा जाता है, पहला, whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price. Whole of the price or whole of the price has not been paid or tendered, मतलब पूरी प्राइस पे नहीं की, या टेंडर का मतलब क्या है, टेंडर का मतलब क्या है, अटेम्प्ट, कोशिश भी नहीं की। अगर बायर ने कोशिश की थी पैसे देने की, उस वक्त आपने बोला कि बाद में पैसे दे दो, तो आप अनपेड सेलर नहीं हो। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि बायर ने फोन किया, बोला कि पैसे लेके आ जाऊं, आप क्या बोलते हो कि नहीं मुझे बाहर जाना है, आप एक काम करो परसों आ जाओ। तो उस केस में क्या हुआ था, बायर ने कोशिश की थी, तो बायर मतलब सेलर ये कह सकता है कि मैं अनपेड हूं, नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि बायर इज रेडी टू पे। दूसरा, when bill of exchange and other negotiable instrument has been received as conditional payment and condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया, चेक मिल गया और चेक बाउंस हो गया, तो अब अनपेड कब से बन गया, चेक बाउंस होने के बाद में। ध्यान दो, कब से, बाउंस होने के बाद में। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पूरी प्राइस नहीं मिली है तो उस केस में आप अनपेड सेलर हो, उसने कोशिश भी नहीं की थी। और दूसरा क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, ये क्या हो गए, बाउंस हो गए, तो उस केस में आप अनपेड सेलर बन गए, राइट। द टर्म सेलर हियर इंक्लूड्स पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ सेलर, एज फॉर इंस्टेंस एजेंट ऑफ द सेलर टू हुम बिल ऑफ लीडिंग हैज बीन इंडोर्स। मतलब क्या है कि एजेंट भी, कंसाइनी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो कंसाइनी बोल सकता है क्या मैं अनपेड सेलर हूं, यस, बिकॉज कंसाइनी इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। बराबर, तो एजेंट भी, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो मेन पर्सन, एजेंट भी कह सकता है कि मुझे पैसे नहीं मिले, अनपेड सेलर हूं। क्लियर, आगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, ध्यान देना, लिख लेना। ये थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान देना। चार्ट के थ्रू हम समझ रहे हैं। क्या हुआ, किस बारे में, ऐसे ही मुझे लगा कुछ हो गया। हाँ, ध्यान दो, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। अभी राइट अगेंस्ट गुड्स में मतलब गुड्स के ऊपर हक क्या है सेलर का, ठीक है, गुड्स के ऊपर हक क्या है सेलर का, उसमें पहला राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन। अभी राइट ऑफ लीन में एक काम करना है, नीचे 3 लाइन वगैरह छोड़ देना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेंगे हम वहां पे। दो सा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स के ऊपर हक है ना, मतलब गुड्स हम तब तक नहीं देंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, उसे कहा जाता है राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एंड तीसरा राइट टू रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल।
समझा गया? राइट गुड्स के ऊपर आपका हक क्या है? पहला राइट ऑफ लीन, दूसरा क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, गुड्स ट्रांजिट में स्टॉप कर देंगे, ट्रांजिट मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन में। और तीसरा क्या? राइट ऑफ रीसेल। अभी यहां पे देखो, एक मैं चार्ट बना रहा हूं, यहां पे कौन है? सेलर, यहां पे कौन है? सेलर, और यहां पे है बायर, ठीक है, बायर। यहां पे आपको कुछ वहां पे क्या है कि दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है? ट्रक, हाँ, ट्रक दिख रहा है, समझ आया? ठीक है, तो यहां पे सेलर, यहां पे बायर का मतलब यहां पे मान लो ये बायर का गोडाउन है, गोडाउन में सिर्फ गुड्स रखे जाते हैं, हाँ, गोडाउन, हाँ, और ये किसका है? सेलर का। समझ आया? ठीक है, अभी ध्यान देना, सभी ठीक से सुनेंगे। ओके, आपको राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक गुड्स नहीं दूंगा। हम क्या बोलेंगे कि ये गुड्स मैं तब तक रखूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिलता है, उसे कहा जाता है राइट ऑफ लीन, ठीक है, राइट ऑफ लीन। ओके, लीन मतलब क्या? वो गुड्स संभाल कर तब तक रखे जाएंगे जब तक गुड्स नहीं मिलेंगे, सॉरी, पैसे नहीं मिलेंगे। तो अभी यहां पे देखो, अगर आपको राइट ऑफ लीन चाहिए तो गुड्स कहां पे होनी चाहिए? क्या कहां पे होनी चाहिए? ये फर्स्ट स्टेज है ना, ये सेकंड है, और क्या? थर्ड स्टेज। तो जब सेलर के पास गुड्स है तो वो क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन। और सेलर के पास गुड्स है और वो क्या कर सकता है? रीसेल। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? गुड्स जब ट्रांजिट में है तब वो क्या कर सकता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, और गुड्स एक बार बायर के पास चले गए, सेल तो हो ही चुका है ना, तो गुड्स वापस मांग सकते हैं क्या? नहीं। तो उस केस में राइट अगेंस्ट बायर, मतलब केस करो, इंटरेस्ट मांगो, ठीक है, डैमेजेस मांगो, ये सभी स्टार्ट हो जाएगा। मीन यहां पे क्या किया जाएगा? बायर के खिलाफ केस की जाएगी एक बार बायर के पास गुड्स चले गए, क्योंकि देखो ओनरशिप तो वैसे भी दिया है, करेक्ट है, ओनरशिप तो वैसे ही दिया है। ओके, अभी पोजीशन भी गया तो अपने पास क्या बचा? मैंगन, ठीक है, अपने पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, पूरा उसके पास दे दिया, ठीक है, तो अपने पास कुछ राइट्स है क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठीक है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक दूंगा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? ओके, तो दे दिया ना ऑलरेडी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, एक बार दे दिया तो उसके बाद में थोड़ी ना बोल सकते हैं, ठीक है, क्या नहीं बोल सकते? जब तक मिलता नहीं तब तक दूंगा नहीं, ऐसा तभी बोल सकते हो जब आपके पास कुछ है। अभी आपने ओनरशिप भी दे दी, पोजीशन भी दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसी केस में आप लीन किसके ऊपर एक्सरसाइज करोगे? ठीक है, लीन मतलब क्या बोल सकते हैं? रखने का हक, ठीक है, होल्ड करना, क्लियर? तो होल्ड करने का हक तब तक रहेगा जब तक आपके पास कुछ है, सिंपल बात है। अगर आपने सब कुछ, ओनरशिप भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया सब कुछ, बाद में वहां पे क्या कुछ बचा ही नहीं आपके पास, मैक्सिमम क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? राइट ऑफ लीन, यू विल हैव राइट ऑफ लीन टिल गुड्स आर इन पोजेशन विथ यू। याद रहेगा? कोई डाउट है? ओके, तो ऐसी केस में गुड्स सेलर के पास है तो क्या? राइट ऑफ लीन, और रीसेल भी अवेलेबल है। गुड्स ट्रांजिट में तो उस वक्त क्या अवेलेबल है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और एक बार बायर के पास चले गए तो राइट अगेंस्ट बायर। बेसिकली समझ में आ गया कब राइट्स कौन से अवेलेबल है? बोलो, राइट ऑफ लीन कब? गुड्स सेलर के पास है, या तो वो गुड्स ट्रांजिट में गए वापिस आ गए, लेकिन सेलर के पास होनी चाहिए। ट्रांजिट में गए वापिस आ गए, अभी किसके पास है? सेलर के पास। तो इसका मतलब सेलर राइट ऑफ लीन ले सकता है, यस। बराबर, रीसेल का राइट उसके पास अवेलेबल है, यस। गुड्स तो होने चाहिए ना रीसेल करने के लिए पहले। समझ में आ गया? तो इस वजह से मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में राइट अगेंस्ट गुड्स होते हैं। राइट अगेंस्ट गुड्स तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज होता है, तभी राइट अगेंस्ट गुड्स पॉसिबल है। एक बार वो थर्ड स्टेज में चले जाए तो गुड्स के ऊपर आपका कोई हक नहीं है, पूरा किसका है? बायर का है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उस केस में यहां पे देखो, अभी राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है? नीचे दिया हुआ है, ओके, अनपेड सेलर्स लाइन राइट्स, तो उसमें क्या दिया? लीन ऑन गुड्स, बाद में इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, तो यहां पे लिखना क्या चाहिए? बायर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट अवेलेबल है। इंसॉल्वेंट, बायर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ट्रांजिट में गुड्स था और बायर क्या डिक्लेयर हो गया? इंसॉल्वेंट। एंड राइट ऑफ रीसेल,
आगे, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट, उसमें क्या आता है पहला, राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन में क्या आता है, ठीक है, तो पहला सेलर्स लीन, सेलर्स लीन मिल गया क्या, ऑन पेज नंबर 2.46 उसमें। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, होल्ड पोजीशन, बोलो होल्ड पोजीशन टिल क्या, पेमेंट। लीन मतलब क्या, होल्ड पोजीशन, पोजीशन रखो टिल पेमेंट, ये होता है राइट ऑफ लीन। दिस राइट अवेलेबल इन ऑल सिचुएशंस। ऑल सिचुएशंस का मतलब क्या होता है, नीचे जैसे दिया है इंसॉल्वेंसी, ऐसा कुछ नहीं, सभी सिचुएशन में अनपेड हो तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि इंसॉल्वेंट होना चाहिए सामने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाय, मतलब क्रेडिट पीरियड दिया था, ध्यान दो, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, आप अनपेड कब बन जाओगे, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, अनपेड कब बन जाओगे, 1 महीने बाद, तब तक आप अनपेड नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या कह सकते हैं, आपको चेक मिला था, आप अनपेड कब बन जाओगे, चेक बाउंस होने के बाद में, ठीक है। अगर आपको चेक भी नहीं मिला था, क्रेडिट पीरियड भी नहीं था, तो आप अनपेड कब बन जाते हो, इमीडिएटली, क्योंकि कुछ क्रेडिट पीरियड है ही नहीं ना। तो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड का कुछ भी नहीं है, तो इमीडिएटली आप अनपेड बन जाते हो। दूसरा क्या, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, तो क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया। तीसरा क्या है, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, कोई भी रीजन हो आप अनपेड बनते हो, राइट ऑफ लीन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ कब अवेलेबल है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है। आगे, लीन कब खत्म हो जाता है, लीन कब खत्म हो जाता है, पहला व्हेन यू, कितना क्या खतरनाक है, लीन आपका कब खत्म होता है, आप जब गुड्स डिलीवर करते हो तो लीन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एक बार यहां पे गुड्स चला गया तो बात खत्म, राइट ऑफ लीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आगे, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन, बायर ने आपके पास से लीगली पोजीशन लिया, मतलब वन सेकंड वही बात है क्या, एक बार गुड्स किसके पास गया, बायर के पास, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। और तीसरा क्या, बाय वेवर, वेवर का मतलब क्या, वेवर मतलब क्या, माफ कर देना, छोड़ देना, ठीक है, जा तू भी क्या याद रखेगा, अरे तो उससे कहते हैं वेवर, ठीक है। तो ऐसी केस में वेवर मतलब सेलर खुद कहता है कि ठीक है मुझे राइट ऑफ लीन नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ गुड्स, बाद में पैसे दे दो, समझ आ गया। तो उस केस में भी वहां पे क्या हो जाता है कि लीन खत्म हो जाता है, समझ आ गया, ठीक है। आगे, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग लीन thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the for the price of goods, ठीक है। तो मतलब कोर्ट ने बोला कि उसके पैसे दे दो, डिक्री का मतलब क्या होता है, डिक्री सर, डिक्रा, डिक्री, ए डिक्रा, डिक्रा, हाँ सर, डिक्रा मतलब लड़का, डिक्री मतलब लड़की, हाँ हाँ, क्या होता है, सुना है ना डिक्रा, हाँ डिक्री मतलब लड़की, हाँ ठीक है। डिक्री मतलब क्या, हाँ अब पता है कि नहीं डिक्री मतलब, नहीं, अरे जनरली जब कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट मिलता है, अरे वो जजमेंट को डिक्री कहा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखना, डिक्री मतलब क्या, जजमेंट ऑफ कोर्ट, क्लियर, डिसीजन ऑफ कोर्ट, तो उसे डिक्री कहा जाता है। वो डिक्री अलग है, ओके, और ये डिक्री अलग है, हाँ, जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट,
मतलब कोर्ट ने बता दिया कि नहीं सेलर को प्राइस मिलनी चाहिए, ऐसा जजमेंट दे दिया, उसकी प्राइस दे दो, इसका मतलब उसका हक गुड्स के ऊपर खत्म हो गया? नहीं है ना, अभी भी प्राइस कहां पे मिली है? तो प्राइस जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो रख लेगा। आगे राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन, तो राइट ऑफ लीन कब? थर्ड लाइन में रिफ्यूजल टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड, तब तक डिलीवर नहीं करेंगे गुड्स जब तक पैसे नहीं मिलता है, तब तक नहीं रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, दिस इज राइट ऑफ लीन। क्लियर? द अनपेड सेलर्स लीन इज अ पजेसरी, पजेसरी मतलब क्या है कि वो गुड्स रख सकता है, पोजीशन रख सकता है। कब कर सकते हो? वही जब आप अनपेड बनते हो। आप अनपेड कब बनते हो? कब आप अनपेड बनते हो? एक तो क्रेडिट पीरियड नहीं दिया था इमीडिएटली, क्रेडिट पीरियड दिया तो क्रेडिट पीरियड देने के बाद में इंस्टॉलमेंट बन गए, ठीक है। और तीसरा क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक था, वो बाउंस होने के बाद में, ठीक है। तो ये फिर से बार बार वही चीज रिपीट हो गई है, ठीक है। बाद में टर्मिनेशन ऑफ द लीज, अंडरलाइन करना, द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, तो उसके पास वो हक नहीं बचेगा। ध्यान से ना, राइट ऑफ लीन अवेलेबल नहीं होगा। कब? व्हेन ही डिलीवर्स गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। एक बार कैरियर के, वही बात है ना, कैरियर के पास गुड्स दे दिया, अभी आपका हक क्या है रखने का? वो जाएगा लेके, ठीक है। तो उस केस में आपका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है, उसके आगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट हो सकता है अगर वो इंस्टॉलमेंट बन गया तो। ध्यान से सुनना, अपने पास गुड्स थे, हमने क्या दिया? कैरियर को दे दिए, ओके, कैरियर को दे दिया, अभी आपके पास राइट ऑफ लीन है क्या? नहीं है। क्यों? क्यों? गुड्स कहां पे है? ट्रांजिट में। अभी आपके पास राइट कौन सा है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वो भी कब? जब इंस्टॉलमेंट बनेगा बायर, तब अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा क्या है? वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स, ये पढ़ा ना अभी। बाद में क्या? वेयर सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन, ठीक है, एंड बाय स्टॉपल वेयर सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दो, मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं दिया अभी तक, ठीक है। आप मेरे सामने उस गुड्स की डील किसी के साथ कर रहे हो कि मैं आपको 5 तारीख को गुड्स दे दूंगा, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो, मैंने आपको गुड्स बेचे, ठीक है, बाद में आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि इसको मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं दूंगा नहीं दूंगा कुछ भी नहीं बोला, 5 तारीख को इसको गुड्स देने, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो ऐसी केस में बाद में मैं मना कर सकता हूं कि गुड्स देने से? नहीं। तो यहां पे क्या इफ अप्लाई हो जाता है? स्टॉपल। स्टॉपल मतलब क्या? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, मतलब क्या? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। तो देखो, 4 केस में आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पहला क्या? एक बार कैरियर के पास दे दिया। दूसरा, इसमें से बोलो, हाँ क्या? दूसरा कौन सा है? बायर और एजेंट लॉफुली पोजीशन लेते हैं। तीसरा क्या है? वेवर। और चौथा क्या है? स्टॉपल। सेलर के सामने वो आगे सेल हो जाता, सेलर ने कुछ भी बोला नहीं, तो सेलर को आगे वो गुड्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन अलाउड नहीं है। कब? मेन वर्ड्स याद रखना, गुड्स किसके पास दिए? कैरियर। दूसरा क्या है? बायर ने पोजीशन ऑब्टेन किया, बाद में वेवर, एंड लास्ट क्या? स्टॉपल। आगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एप्लीकेबल है? अंडरलाइन करना, बिकम्स इंसॉल्वेंट, बिकम्स इंसॉल्वेंट। ट्रांजिट कब से कब तक होता है? कब बोलेंगे गुड्स ट्रांजिट में? जब बायर ने कैरियर के पास गुड्स दे दिए, और जब तक बायर एक्सेप्ट, सेलर ने कैरियर के पास गुड्स दिए और बायर जब तक एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहां पे देखो, गुड्स आर, अंडरलाइन करना, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन टू बायर, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other belly। मतलब जब से कैरियर के पास दिया तब से बायर ने जब तक एक्सेप्ट नहीं किया, उस बीच में वो क्या रहता है? ट्रांजिट में। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है गुड्स गए किसके पास? बायर के पास, और बायर ने बोला कि मैं गुड्स ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला बिकॉज ऑफ सम रीजन। मतलब अभी गुड्स कहां पे? ट्रांजिट, मतलब उसके लोकेशन पे है, बट बायर ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो कहां पे? ट्रांजिट में। जब तक बायर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो ट्रांजिट में रहेंगे, और उस वक्त तक आप क्या कर सकते हो? वापस बुला सकते हो,
स्टॉप कर सकते हो, वापस बुला सकते हो। क्लियर? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वो ट्रांजिट में जब था तब क्या होना चाहिए, बाय इंसॉल्वेंट, तभी अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट देखना, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, जो बताया था उस जगह पे गुड्स पहुंचे, द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ एंड कंटिन्यूज इन possession of them as bailey for the buyer or his agent. The transit is an end and it is immortal that further destination for the goods may have been indicated. इसका मतलब क्या है, एक बार डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ठीक है, बाद में बायर और कैरियर की बात हो गई कि ये गुड्स सिर्फ यहां से जो है ना वो वहां पे गोडाउन तक लेके चलो, 1 किलोमीटर दूर है। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि उस 1 किलोमीटर में वो ट्रांजिट में है ऐसा मानेंगे कि यार नहीं नहीं ऐसा मानेंगे, नहीं, खत्म हो गया ना, बायर ने उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया उसे और एक्सेप्ट किया, तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो गया, उसका ट्रांजिट खत्म हो गया, आप बुला नहीं सकते हो वापस उसके बाद में। क्लियर? आगे हाँ, 6 नंबर देखो, वेयर द कैरियर और अदर बेली रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, गुड्स देने से मना कर दिया है टू द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ, ठीक है, तो द ट्रांजिट इज डीम्ड टू एन एंड। इसका मतलब क्या होता है, क्या बायर, ओके, बायर को गलती से रॉन्गफुली, ठीक है, बिकॉज एनी स्पेसिफिक रीजन कैरियर ने गुड्स देने से मना कर दिया, गुड्स देने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में गुड्स ट्रांजिट में है या ट्रांजिट में नहीं है, क्या माना जाएगा, गुड्स ट्रांजिट में नहीं है ऐसा माना जाएगा। मतलब गुड्स बायर को मिलने चाहिए था ना, ठीक है, तो ऐसे केस में मिल गए या ऐसे ही मानना पड़ेगा कि गुड्स उसके पास है, मतलब गुड्स उससे देने पड़ेंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है कि अगर रॉन्गफुली आप रिजेक्ट करते हो गुड्स देने से, ठीक है, तो ऐसे केस में गुड्स देने पड़ेंगे, गुड्स ट्रांजिट में नहीं है। क्लियर? जब तक ट्रांजिट में तब तक आपका हक बनता है, किसके ऊपर हक बनता है, गुड्स के ऊपर, राइट? तो कैसे स्टॉपेज करोगे, अंडरलाइन करना, पहली लाइन, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, मिला क्या लास्ट में पहली लाइन में, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स और गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर। या तो खुद पोजीशन में ले लो या बाय क्या कैरियर को बता दो कि ये गुड्स वापस लाके दे दो, तो उस तरह से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड अंडरलाइन करना, when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other belly, या सिर्फ नोटिस दे दो उसे कि हमें गुड्स डिलीवर नहीं करने, वापस लेके आओ, समझा गया? तो उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। कंडीशंस बताइए, कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है, मीनिंग ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिला क्या, उसमें नीचे देखो वो ABCD पॉइंट है, क्या दिया ए में, क्या क्या बड़ी बात दिया, सेलर मस्ट बी अनपेड, ठीक है, सेलर मस्ट बी अनपेड, ठीक है। सस्ते नशे के बाद में अगर कोई लॉ बनाता है तो ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, अरे अनपेड सेलर ही पढ़ रहे हैं ना, उसके कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं, सेलर मस्ट बी अनपेड। हाँ भाई कितने बार बोलेगा, मतलब हो गया ना अभी 5-10 बार हो गया, कितनी बार, सेलर मस्ट बी अनपेड, ठीक है। अनपेड कैसे होना चाहिए, उसने पोजीशन भी दे दिया, किसके पास, कैरियर के पास, बायर के पास नहीं, कैरियर के पास। तीसरा क्या, गुड्स आर इन ट्रांजिट, वाओ, गुड्स ट्रांजिट में भी होनी चाहिए। चौथा क्या, बायर इंसॉल्वेंट बन गया, एंड पांचवा क्या, द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब ऊपर लिखे हुए ना कि नहीं, वो अगर उसने रॉन्गफुली मना कर दिया तो वो ट्रांजिट एंड हो गया ऐसा माना जाएगा। ओके, सब्जेक्ट टू प्रोविजन मतलब कुछ प्रोविजन अगर स्पेसिफिकली बताया हो कि ट्रांजिट कब खत्म होता है, सब्जेक्ट टू दैट, वहां पे क्या कि अनपेड सेलर क्या कर सकता है, गुड्स वापस ले सकता है। बोलो सेलर क्या होना चाहिए, पहले गुड्स कहां पे, सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड, गुड्स कहां पे, ट्रांजिट में, गुड्स कहां पे, कैरियर में, मतलब अभी ट्रांजिट में, गुड्स कैरियर के पास दे दिया मतलब अभी ट्रांजिट में, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, बायर क्या बन गया, इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसे वापस ले सकते हैं,
ठीक है, फिर से वही बोला है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, मतलब मेन बात ये है कि रिपीटेशन ज्यादा है। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब? फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली। ये पढ़ा है क्या कहीं पे? अभी पढ़ा क्या 2 मिनट पहले? कब से स्टार्ट होता है? एक बार आपने दे दिया किसके पास? कैरियर के पास। और कब तक? जब तक बाय की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होता है। वही दिया ना यहाँ पे, सेम वर्डिंग दिया है। मुझे लगता है कि 5-5 मिनट बाद भूल जाते हैं कि हाँ ये पहले लिखा हुआ है, वो फिर से लिख देते हैं, शायद से ऐसा हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो दिखने में बड़ा दिखता है। अगर ये क्रक्स निकाला जाए तो मैंने जितना अंडरलाइन किया ना वही उसके मेन पॉइंट्स है, मैंने जो जो पढ़ा है वही उसके मेन पॉइंट्स है। बाकी चीजें रिपीटेशन वहां पे लगती है, मतलब क्या कि जो अननेसेसरी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, जरूरत नहीं है, तभी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्लियरली दिख रहा है नाम ही उसका। ठीक है, तो रिपीटेशन यहाँ पे क्या है कि बहुत सी बार हो चुका है, इस वजह से लगता है कि ये ज्यादा है। ठीक है, अदरवाइज ये कंसेप्ट अगर देखा जाए तो बहुत छोटी है। देखो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन कब अवेलेबल है? सेलर मस्ट बी अनपेड एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसका ऐसा कुछ नहीं कि इंस्टॉलमेंट बनना चाहिए। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है? क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, या क्रेडिट पीरियड नहीं दिया तो इमीडिएटली ओके बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक बाउंस हो गया। क्लियर, ये हमने पढ़ा है। क्लियर, तो ये राइट ऑफ लीन हो गया, विल होल्ड द पोजीशन टिल पेमेंट इज रिसीव्ड। दूसरा क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कब? गुड्स आर इन ट्रांजिट, ठीक है, बाय बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, और कब से कब तक ट्रांजिट? जब से कैरियर को दे दिया और जब तक बाय एक्सेप्ट नहीं कर लेता। इतना सफिशिएंट है अगर सच में देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे अब फिर से शुरू हो गए, व्हेन डज द ट्रांजिट कम टू एन एंड। हाँ ये तो फिर से शुरू हो गए। ऐसा होता है ना, मतलब क्या है कि एक चढ़ गई तो फिर से वही बातें बोलता है। ठीक है, हाँ हाँ क्या बोलता है बार बार उसको पता है। हाँ हंस है, एक्सपीरियंस है। हाँ कौन सी? थोड़ा बहुत, हाँ है, मतलब आयो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, बाय ने डिलीवरी ले ली गुड्स की, तो क्या होता है? ट्रांजिट खत्म हो जाता है। बाद में बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल, किसी भी तरह से पहले या बाद में बायर के पास गुड्स चले गए। बाद में कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस, ये पढ़ा है क्या? ये अंडरलाइन करने के लिए बोला था मैंने। एक बार गुड्स वहां पे पहुंच गए और एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि गुड्स अभी तुम्हारे लिए मेरे पास रहेंगे, तुम आगे 1 किलोमीटर लेके जाना। ये सिचुएशन पढ़ा था हमने। तो उस केस में भी ट्रांजिट कंप्लीट हो गया ऐसा मानते हैं। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, ये भी अंडरलाइन किया हमने। किया क्या अंडरलाइन? रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स। आगे क्या? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, मतलब देखो बायर ने कैरियर को भेजा है, बायर का कैरियर है, ट्रांसपोर्ट है, बायर का है, सेलर का नहीं है, और उसके पास गुड्स दे दिए, तो बात खत्म हो गई ना। आगे से किसका कंट्रोल है उसके ऊपर? बायर का ही है। ठीक है, आगे where the part delivery of the goods has been made to the buyer, there is part delivery except key, there the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission। अंडरलाइन करना, पार्ट डिलीवरी दी है ओके, और आधी डिलीवरी आ रही, वो ट्रांजिट में है, तो वहां पे वो आधी गुड्स के ऊपर आप क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अलाउड नहीं है। ये एक अंडरलाइन करना पॉइंट। इसका मीनिंग वही है जो ऊपर पढ़ा था, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय बायर। इसका मतलब क्या है? नहीं ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना कि बायर का कोई कैरियर हो, उसने भेजा हो और उसके पास एक बार गुड्स दे दिए तो बायर के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, आगे हाँ ठीक है, मत पढ़ो बस, बहुत हो गया। हाँ ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट? लीन में गुड्स कहां पे होते हैं? कौन बोला बायर के पास होते हैं? 2-3 लोग बोले, एक नहीं बोला। हाँ हाँ, लीन में गुड्स किसके पास होते हैं? सेलर के पास। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कैरियर या ट्रांजिट में होता है, बराबर। बाद में फर्स्ट स्टेज कौन सा है? फर्स्ट स्टेज राइट ऑफ लीन, ठीक है, और सेकंड वहां पे क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन कौन कौन से सिचुएशन में अवेलेबल है? हर सिचुएशन में,
मतलब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बाउंस हो गया, जो भी है हर एक केस में एप्लीकेबल है। बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। समझ में आया? ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहां पे क्या डिफरेंस उन्होंने बताए होंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट राइट ऑफ लीन है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है? राइट ऑफ लीन। इसी वजह से मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया ना। ये लिखा है कि बनाए क्या आपने ऐसे? सभी ने बनाया? ये बनाना है क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाता है गुड्स कहां पे है, इस वजह से वो प्रॉपर्ली मैंने बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो फोटो, किसी भी चीज की फोटो। हाँ, आप लोग तो ऐसे मतलब क्या ग्रुप पे डालते रहते हो फोटो इसके उसके। लिखना, हाँ वही लिखना। हाँ क्या? ओके ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज। मिला के इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। ध्यान दो, सिचुएशन ठीक से समझो। ठीक है, सिचुएशन ठीक से समझो। सब सेल और प्लेज, ए ने गुड्स सेल किए बी को, और बी उसे किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं तुम्हें वो गुड्स दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? सब सेल, दिस इज मेन सेल। ठीक से समझना, दिस इज मेन सेल। या बी ने सी को सब सेल की जगह पे दूसरा क्या किया? क्या किया? प्लेज कर दिया। ऐसा भी पॉसिबल है, सेल की जगह पे क्या कर दिया? प्लेज। अभी क्वेश्चन ये बनता है, ये बी और सी के बीच में जो हुआ, मतलब हाँ सब सेल या प्लेज। ठीक है, सब सेल जो भी हुआ, ठीक है, सब सेल या प्लेज किसके बीच में? बी एंड सी के बीच में। उससे ए के राइट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ए इज अनपेड बेचारा, कुछ नहीं मिला उसे। ठीक है, कुछ नहीं मिला। ओके, कुछ प्राइस वहां पे नहीं मिली। ए इज अनपेड, राइट। ए ने बी को गुड्स सिर्फ क्या किए? ओनरशिप दे दी। अभी भी गुड्स किसके पास है? ए के पास ही है, पोजीशन ए के पास ही है। उसी बीच में ऐसा हो गया, बी ने जैसे ही सेल हो गया, गुड्स रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो बी ने सी को बोला क्या कि तुम गुड्स वहां पे डायरेक्टली ले सकते हो, डायरेक्टली गुड्स ले सकते हो। मतलब क्या हो गया? उसी सेल को आगे कंटिन्यू किया, सब सेल हो गया बी एंड सी के बीच में। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ही बी ने गुड्स सी को दिए, ओनरशिप किसके पास आ गई? समझ में आया? ओनरशिप। अभी सी जाके ए को गुड्स मांग रहा है कि मुझे मेरे गुड्स दे दो, मुझे मेरे गुड्स दे दो। क्या मांग रहा है? मुझे मेरे गुड्स दे दो। कौन बोल रहा है? सी। ए बोल रहा है पैसे दे दो और गुड्स लेके जाओ। ठीक है, सी बोल रहा है कि मैंने पैसे दे दिए बी को, तुम उससे मांग लो। समझ सिचुएशन क्या हो रहा है? ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया। अभी ओनरशिप है सी के पास, पोजीशन है ए के पास। सी गुड्स लेने गया ए के पास, तो बोल रहा है पैसे दे दो। सी क्या बोल रहा है? मैंने बी को पैसे दिए थे और बी ने बोला था गुड्स वहां से ले लो, इस वजह से मैं आ गया। तो ए बोल रहा है कि मैं गुड्स नहीं दूंगा। अभी क्वेश्चन ये बनता है गुड्स देने पड़ेंगे या नहीं बोले देने में। सी बोल रहा है वो कैसे नहीं लेता, मैं देख लेता हूं। ए बोल रहा है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ, तो उनके बीच में ऐसा चल रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है क्या होगा? हाँ हाँ, सी ने बी को बोलना चाहिए। ये लॉ ऐसा कभी नहीं बोल सकता। हाँ, थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में या कैसे कुछ बताओ। राइट्स का राइट्स। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? आप जब कभी आंसर देते हो ना, तो आप आंसर आपके वर्ड्स में देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ तो भी प्रोविजन वहां पे बननी चाहिए, एंड देन योर आंसर शुड बी फॉर्म। कभी भी याद रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या था? राइट के ऊपर, ए के राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा भी या नहीं भी होगा? क्या समझा गया? राइट ऑफ लीन किसके पास है? ए के पास। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट
इन राइट्स के ऊपर, ए के राइट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सबसेल का, ये सबसे पहले। हाँ, राइट ऑफ, हाँ, राइट ऑफ लीन अवेलेबल विथ ए और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अवेलेबल विथ ए, ओके, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ड्यू टू सबसेल और प्लेज। ये लीगल तरीके से लिखा हो, बाद में एक्सप्लेनेशन लिख दो, ठीक है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, अरे सी कैनॉट क्लेम पोजेशन ऑफ गुड्स टिल द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड और पेमेंट इज रिसीव्ड बाय ए। लेकिन ध्यान देना उसके लिए एक्सेप्शन है, जनरली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंडरलाइन करना वहां पे, राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस सेलर हैज असेंटेड टू इट। अंडरलाइन करना, सेलर हैज असेंटेड मतलब क्या, सेलर ने कंसेंट दे दी, सेलर ने खुद बोला बी को कि तुम सी को गुड्स बेचो, मैं गुड्स बेच देता हूं, तो ए अपने गुड्स होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसने हां बोला है, ठीक है। और दूसरा क्या, द राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड इफ बायर हैज ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देके, मतलब ए ने बी को क्या दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, याद है क्या होता है, रेलवे रिसीट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देख के अगर ट्रांसफर किया हो तो आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब रेलवे रिसीट है, मतलब गुड्स कहीं और है ना, तो जिसके पास होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी के पास रेलवे रिसीट है, तो गुड्स किससे मिलेंगे, सी को ही मिलेंगे ना। उस वक्त राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अवेलेबल नहीं होगा। अगर किसके थ्रू किया हो सेल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे लिख देना सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। आपके कौन से पेज नंबर पे, 2.49 पे लास्ट में, इन टू सिचुएशन वन, दो सिचुएशन में राइट ऑफ लीन अवेलेबल नहीं है। वन बोलो क्या है, पहला, कंसेंट गिवन बाय सेलर, किस लिए, फॉर सब सेल। और दूसरा क्या, दूसरा बोलो, सोल्ड गुड्स बाय क्लियर। आगे डन, नेक्स्ट, समझ में आ गया, कोई डाउट है, लिख लिया वहां पे। दो केसेस में राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अवेलेबल नहीं, कि सेलर ने खुद कंसेंट दी थी सब सेल के लिए और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे के सेल हुआ है, तो उस केस में आप पोजीशन रख नहीं सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उस वक्त, जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसे गुड्स मिलेंगे ना, ठीक है। आगे, अगर इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, अगर आपने गुड्स स्टॉप किए लास्ट में, बीच में, अगले पेज पे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड व्हेन सेलर एक्सरसाइज। देखो मैंने गुड्स स्टॉप किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, पैसे जब तक नहीं देते तब तक गुड्स नहीं दूंगा, समझा गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आप पैसे दो, गुड्स लेके जाओ, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सिर्फ पैसे मांग रहे हम, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ऐसा नहीं है, तो वहां पर लिख देना कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसेंडेड। रिसेंडेड का मतलब क्या है, रिसेंडेड का मतलब क्या है, तोड़ दिया, नॉट रिसेंडेड नहीं तोड़ा। अभी लास्ट वन क्या है, रीसेल। रीसेल में क्या होता है, राइट ऑफ रीसेल, उसमें क्या होता है, देखो उसमें दो चीज है, एक तो गुड्स कौन से है,
गुड्स पेरिशेबल है या गुड्स पेरिशेबल नहीं है? ध्यान दो। गुड्स इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लिख देना। और दूसरा क्या? गुड्स आर नॉट पेरिशेबल। गुड्स पेरिशेबल है, गुड्स पेरिशेबल नहीं है। अगर गुड्स पेरिशेबल है, गुड्स पेरिशेबल है, नो नोटिस रिक्वायर्ड। मतलब पेरिशेबल मतलब कौन से? मिल्क। भाई अब यहां पे देखो, अगर मिल्क वो हमारे पास ऑर्डर दे दी उसने, भाई गुड्स रेडी करके रखे, पैसे नहीं मिले, तो अभी हम उसको 15 दिन के नोटिस दे क्या कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो मैं मिल्क बेच दूंगा। पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? नहीं। हम वेट कर सकते हैं उसके रिप्लाई के लिए? नहीं। मतलब 15 दिन वेट किया तो उसके बाद में डायरेक्टली आप पनीर बेचोगे। पनीर या क्या बोलते उसे, वो भी कड़वे कड़वे, हाँ ठीक है। लोग कैसा हो जाएगा, मतलब उसका टेस्ट हो गया, ठीक है। क्या बनाते हैं उससे? वो थोड़ा सा ये करके खराब करके, नहीं, क्या बनाते हैं? क्या बोलते हैं उसे? दूध हो गया, हाँ नहीं दूध खराब करके, तीन बार बासुंदी बोल रहा है वो, हाँ। दूध खराब करके क्या बना जाता है? बासुंदी, हाँ ठीक है। चलो, हाँ वो एक बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसे? बंगाली मिठाई जो है, हाँ बंगाली मिठाई। अब वो खरगोश अलग बात है। बंगाली मिठाई जो बनती है, रसगुल्ला, रसमलाई, ठीक, वो बेसिकली उस तरह से बनती है, ठीक है। तो जाने दो क्या करना है, ध्यान दो, लॉ पढ़ रहे क्या सोचो मैंने नहीं बोला क्या? हाँ ठीक है मुझे भी भूख लग रही है इस वजह से शायद से, हाँ ठीक है। हाँ ध्यान दो, अभी कितना, चलो ये पहले लिख लेते हैं, इतना लिख लेते हैं, नो नोटिस रिक्वायर्ड, ठीक है। और गुड्स आर नॉट पेरिशेबल, देन हाँ इतना पॉइंट तो कंप्लीट कर लो ना। अरे हाँ पता है, मुझे भी भूख लगी है, रुको ये पॉइंट लिख लेते हैं। अरे लिखने तो दो इतना पॉइंट, ठीक है। तो notice to buyer and give reasonable time for payment, reasonable time for payment, reasonable time for payment, ठीक है। हाँ चलो अभी छोटा ब्रेक ले लो।